हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ इन टुडेज अमेजिंग सेशन। आज के सेशन में हम एक रिकैप्चुलेट करने वाले हैं, रिकैप करने वाले हैं या याद करने वाले हैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को। समझने की कोशिश करेंगे कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कैसे इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जिसमें हमें याद करने की ज़रूरत ना पड़े, बस हम समझ सकें। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन कोई सा भी हो, आईआईटी का हो या नीट का, सॉल्व हो जाएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इससे एक क्वेश्चन हर साल, एक क्वेश्चन एटलीस्ट हमेशा होता ही होता है। तो क्यों नहीं इस छोटे से टॉपिक को जल्दी से कवर कर लेते हैं। इस सेशन को कुछ सब पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे वाई की, कि हमें पढ़ना क्यों है। सेकेंडली हम डेफिनेशन देखेंगे एसिड और बेस का, कि एसिड और बेस बेसिकली होते क्या है, तभी तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। थर्डली हमें ये जानना होगा कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है। बेसिकली ये दोनों ही पॉइंट्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ओके, एसिड और बेस समझ में आ गया तो स्ट्रेंथ तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा सेगमेंट होता है कि कौन कौन से फैक्टर ये इन्फ्लुएंस करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को, कौन इसे डिफाइन करता है, कौन इसे ऑर्डर में लेकर के आता है, वो जिसके ऊपर सवाल बनता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वाई से। हमें ये चैप्टर पढ़ना क्यों है, या चैप्टर नहीं है, ये एक छोटा सा टॉपिक है एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ, ये हमें समझना क्यों है। अभी हमने बताया कि एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आना तो फिक्स होता है। एग्जाम में क्वेश्चन लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लेगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लेगा, या पीएच का ऑर्डर पूछ लेता है, पीकेए का ऑर्डर पूछ लेता है। मतलब कि अगर डायरेक्टली एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ नहीं लिखा है तो वो आपसे कोरिलेट करके क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। क्लियर? तो इसलिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। सेकेंडली ये ऐसा टॉपिक है जिसे बहुत लोग याद करने की कोशिश करते हैं, बट याद करने की कोई नीड नहीं है, बस समझ गए और समझते ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व है। चलते हैं सेकंड सेगमेंट पे। हम समझने की कोशिश करते हैं कि एसिड और बेस होता क्या है। एसिड, स्टार्ट करते हैं एसिड से। अगर हम बात एसिड की कर रहे हैं तो एक तरीके से समझिए, ब्रॉन्स्टेड ने एक थ्योरी दी। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एसिड वे रिएजेंट होते हैं या वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्वस मीडियम में H प्लस प्रोवाइड करते हैं, जो एक्वस मीडियम में H प्लस प्रोवाइडर होते हैं। वहीं पर एक लेविस थियरी आती है, और लेविस थियरी कहता है कि ठीक है, H प्लस के साथ साथ एसिड वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं या लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। अब इन दोनों ही बातों को ध्यान से देखिएगा। ब्रोंस्टेड कह रहे हैं एक्वस मीडियम में H प्लस प्रोवाइडर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई एसिड HA है, इसे एक्वस मीडियम में डाला जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से H प्लस और A माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा। क्लियर? यानी ये H प्लस प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंडली लेविस थियरी कह रही है कि नहीं, साथ ही साथ एक और फैक्टर आता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर? ये होता है एसिड। इसके ऊपर अभी और आगे हम बात करेंगे, पर अभी हम डेफिनेशन में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेशन हमारा यही तक आता है। चलिए फटाफट से बेस की बात कर लेते हैं और इसके बाद इस डिस्कशन को और एक नेक्स्ट लेवल लेकर के जाते हैं। बात करते हैं हम बेस की। बेस में ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि ये एक्वस मीडियम में OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है। बेस एक्वस मीडियम में OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है। वहीं पर सेकेंड थियरी लेविस थियरी आती है। देखिए ब्रॉन्स्टेड आयंस के ऊपर डिपेंड है कि H प्लस आयन मिल रहा है या OH माइनस आयन मिल रहा है। और वहीं पर अगर हम लेविस की बात करेंगे, लेविस थियरी कहती है कि ये लोन पेयर डोनेटर होते हैं, यानी एसिड जो होता है वो लोन पेयर एक्सेप्टर है और बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनेटर। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अभी हमने बात की एसिड की, अभी हम बात कर रहे हैं बेस की।
एसिड में हमने पता चला कि ये H प्लस आयन प्रोवाइड कर रहा है, बेस में पता चला ये OH माइनस आयन प्रोवाइड कर रहा है, यानी अगर कोई बेस BOH है उसे एक्वस मीडियम में डाला जाएगा तो ये B प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। क्लियर? अगर हम बात कर दें इन्हीं दोनों के आगे स्ट्रेंथ लगा दें, अगर हम स्ट्रेंथ लगा दें इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कौन जितना ज्यादा H प्लस प्रोवाइड कर सकता है वो एसिड, वो उसका स्ट्रेंथ होगा। एसिड जितना ज्यादा H प्लस प्रोवाइड करेगा वो उसका स्ट्रेंथ, बेस जितना ज्यादा OH माइनस आयन प्रोवाइड करेगा वो उसका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या, कितना ज्यादा आयंस प्रोवाइड कर सकता है या कितना ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये कितना ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है ये। हम यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं कर रहे, नंबर्स की बात केवल आयंस में करेंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में अगर हम बात करें तो किसकी अर्ज ज्यादा है, किसको बहुत ज्यादा लेने का टेंडेंसी है, वो एसिड हो जाएगा। जो बहुत आसानी से दे सकता है वो बेस हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए, अभी हमने बात की 1 मिनट, अभी हमने बात की एसिड और बेस की। ठीक है, अब थोड़ा सा हम फैक्टर्स पे चल रहे हैं। उसके लिए अब जो डिस्कशन हमने बोला था कि अभी इसे आगे लेकर के चलेंगे उस पर बात करते हैं। हमने बात की एसिड की और हमने बात की बेस की। एसिड को हमने बोला कि ये H प्लस आयन प्रोवाइडर होते हैं, बेस को हमने बोला कि ये OH माइनस आयन प्रोवाइडर होते हैं। एंड लेविस थ्योरी के हिसाब से ये लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। और वहीं पर लेविस थ्योरी कहती है कि बेस जो है लोन पेयर डोनेटर होते हैं। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा और लोन पेयर डोनेट कौन करेगा। पहले एक्सेप्टर की बात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लोन पेयर एक्सेप्ट वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी हो, या जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज हो। भाई गरीब ही तो खाना मांगेगा ना, गरीब को ही तो चाहिए होगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है। क्लियर? अच्छा, लोन पेयर डोनेट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, एक्सेस में हो और जो वो दे सकता है। ओके, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे। अब इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज कौन कौन से होते हैं, या तो आपको वैकेंट ऑर्बिटल दिखने को मिलेगा जैसे बोरॉन। ओके, या तो आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया या इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया। वहीं पर वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं, जैसे बोरॉन हो गया। बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम है। ठीक है, वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन से होते हैं, जिनके पास डोनेटेबल लोन पेयर हो, डोनेटेबल लोन पेयर। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बात की डोनेटेबल, अगर वो रेजोनेंस में चला गया रहेगा तो वो तो डीलोकलाइज्ड हो गया, तब तो वो डोनेटेबल नहीं रहेगा। तो डोनेटेबल लोन पेयर का मतलब हो गया लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्लियर? एंड सेकेंडली, या तो हमें ऐसे स्पीसीज मिलेंगे जो नेगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, या तो वो निगेटिवली चार्ज होंगे। निगेटिवली चार्ज होने का मतलब क्या कि एक इलेक्ट्रॉन हमने उन्हें दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, अगर माइनस है तो एक्सेस में, -2 है यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, यानी वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो हमने क्या देखा, 3 तरीके के स्पीसीज होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव और तीसरा होता है न्यूट्रल। पॉजिटिव आया तो एसिड में जा रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पा रहा है। ठीक है, नेगेटिव आया तो बेस में जा रहा है। एंड दोनों का बीच का न्यूट्रल, न्यूट्रल में हमने देखा कि अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है
अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन पुअर, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो इलेक्ट्रॉन पुअर, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है या जिसके पास लोकलाइज्ड लोन पेयर है, डोनेटेबल लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरीके से काम करेगा। अब इतनी बात अगर हम समझ पाए हैं तो इसको एक स्टेप आगे लेकर के जाते हैं। अभी हमने बात किया था कि मान लीजिए एक एसिड है Ha और वो कुछ इस तरीके से टूट रहा है H+ और A-, और एक बेस हमने बात की थी BOH और वो टूट रहा है B+ और OH-। तो अब आप ध्यान से देख करके मुझे बताइए कि क्या ये एसिड है? हाँ, अभी तो हमने बोला कि ये एसिड है। ये H+ दिया और A- निकाला, ये बेस है। इसने OH- आयन दिया और B+ निकाला। जो प्रोडक्ट निकला है ये, क्या ये निगेटिवली चार्ज्ड है? यस, ये निगेटिवली चार्ज्ड है। तो क्या ये एक तरीके से बेस की तरीके से काम करेगा? डेफिनेटली यस। तो अगर एसिड से कोई बेस निकल रहा है उसे हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। और यहां देखिए बेस है, इसने पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट निकाला है। तो पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है या इलेक्ट्रॉन पुअर है, और इलेक्ट्रॉन पुअर होने का मतलब क्या हो गया कि ये एक एसिड है, इसे हम कंजुगेट एसिड कहते हैं। क्लियर? इसे हम कंजुगेट एसिड कहते हैं। अब देखिए, अब इसे एक स्टेप और आगे लेकर के जाते हैं। एक स्टेप और आगे लेकर के जाएंगे तो कैसे लेकर जाएंगे? अब ध्यान से समझिएगा, एसिड ने कंजुगेट बेस बनाया। ये जो रिएक्शन दिख रही है, ये रिएक्शन हमें क्या दिख रही है? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन। अब अगर मुझे चाहिए कि एसिड बहुत ज्यादा हो, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? ब्रोंस्टेड थियरी के हिसाब से H+ आयन बहुत ज्यादा डोनेट होना चाहिए या प्रोवाइड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रिफरेबल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन प्रिफरेबल है, ठीक है? यानी हमें फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए, और फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा? देखिए, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए तो हमें ये देखना होगा कि बैकवर्ड ना हो। बैकवर्ड ना होने का मतलब यानी H+ A- से फिर से ऐड ना हो जाए, फिर से ऐड ना हो जाए। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये जो कंजुगेट बेस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ना हो। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो वो क्या करेगा? वो H+ को तुरंत से ग्रैब करेगा और फटाक से एसिड बना देगा, है ना? पढ़ा है ना हमने कि अगर यहाँ पे HA एक एसिड है और BOH है एक बेस, स्ट्रॉन्ग है दोनों, तो क्या बना देंगे? A, B और H2O, ठीक है? यानी ये सॉल्ट बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो फटाक से H+ को कवर कर लेगा और एसिड बना देगा। तो यानी अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ ज्यादा देगा, और अगर ये वीक बेस रहेगा तो ये H+ से अटैच नहीं हो पाएगा और हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड प्रिफर्ड हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वीक कंजुगेट बेस होगा। यानी हम इसे कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। क्लियर? आइए अब इसकी बात करते हैं बेस। सेम कॉन्सेप्ट, अगर एक बेस है OH- आयन प्रोवाइड कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो बहुत ज्यादा OH- आयन को प्रोवाइड कर सकता है। यानी अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग है तो OH- आयन बहुत ज्यादा मिलेगा। पर अगर ये कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है और अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये क्या करेगा? OH- आयन को तुरंत ग्रैब कर लेगा
क्योंकि ये तो भूखा नंगा है, इसे दिखा इलेक्ट्रॉन फटाक से अटैच करेगा। यानी हमें क्या चाहिए कि कॉन्जुगेट एसिड वीक चाहिए होगा। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड वीक होना चाहिए, वो वीक होगा। और वही हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। क्लियर? चलिए, ये बात हो गई आयंस के ऊपर, ब्रोनस्टेड थ्योरी के ऊपर। अभी एक और फैक्टर है, वो फैक्टर था लोन पेयर का। लोन पेयर का फैक्टर अभी बचा हुआ है, तो अब हम उसे टैकल डाउन करते हैं। ओके, अभी हमने बात की थी, लेविस थ्योरी आई और लेविस थ्योरी ने बताया कि एसिड वे मॉलिक्यूल या सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्टर, और बेस वे सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। और इसी भी यहाँ पर हमने बात की थी कि लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन पुअर होगा, और अगर ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ये बात हमने अभी कर लिया। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर मैं इसकी पुअरनेस को और बढ़ा दूं, मतलब अगर एसिड को जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुअर बनाया जा सकता है उतना ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन पुअर बना दूं तो क्या करेगा? इसकी अर्ज बढ़ती जाएगी खाना पाने की, इलेक्ट्रॉन पाने की, राइट? तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन पुअरनेस बढ़ेगी, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना, है ना? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुअर रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा भूख बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन पुअर होने का मतलब क्या है? हंगर। जितनी ज्यादा भूख बढ़ेगी उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक ऐसा मीडियम बनाना पड़ेगा, एक ऐसा ऑरा बनाना पड़ेगा जिससे इसकी भूख बढ़ती जाए। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप्स भी होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन खींच दिया तो क्या होगा? भूख बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। इसका मतलब यह हो गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्लियर? चलिए, बेस की बात करते हैं। बेस को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोन पेयर डोनेटेबल लोन पेयर है और इलेक्ट्रॉन रिच है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास पैसे बहुत ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो ये क्या कर रहा है? अभी इसके पास 10 रुपए है, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मैं आया और मैंने कहा कि भाई एक काम करो, 6 इलेक्ट्रॉन और ले लो। अब इसके पास 16 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 16 इलेक्ट्रॉन ज्यादा लोगों को शेयर कर पाएगा, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। यानी अगर कोई एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा ऑरा बनाया जाए जो कि इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, डोनेट कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है, तो वो क्या करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। इसका मतलब ये है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम आसानी से कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज वेल एज बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में एक बहुत जरूरी चीज ये होती है कि स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस इफेक्ट बहुत तेज होता है, देन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये बात हमेशा याद रखिएगा। रादर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कीजिए या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात कीजिए, ऑर्डर यही होगा। क्लियर? आइए इस पे छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे दे रखा है,
मेरे पास ये 3 सब्सटेंस दे रखे हैं और इसमें बोला कि इसका ऑर्डर लिखिए एसिडिक स्ट्रेंथ का और बेसिक स्ट्रेंथ का। तो अगर हम इसे यहाँ पे देखें, ये हो गया हमारा -r या -m कह लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ -i भी लगा रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे -i लग रहा है और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो +h के साथ साथ यहाँ पर +i भी लग रहा है। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और इन दोनों में देखेंगे तो हमने अभी बात की थी कि रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा होता है हाइपर कंजुगेशन से देन इंडक्टिव इफेक्ट। यानी हम कहें अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है। नाउ अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स। इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग डोनेटिंग नेचर उतना अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ, यानी 3 देन 2 एंड देन 1। अब हम ध्यान से देखो, यहाँ पे ये इससे कम विड्रॉविंग है, इसका मतलब 2 ज्यादा होगा 1 से। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और भी इस पे सवाल बनते हैं पीएच और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, उसको हम बाद में कवर करेंगे। अल्टीमेटली अगर आपको ये समझ में आए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।